तो थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में अगर जाए तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वैक्सीन का। तो वैक्सीन के बारे में पेज नंबर 126 है। तो वैक्सीन के बारे में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी, कोई थोड़े से एक दो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं ताकि जो लास्ट लेक्चर में शरीक नहीं हो सके थे उनको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए। वैक्सीन एक ऐसे सस्पेंशन का नाम है कि जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि बीमारियों को प्रिवेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। यानी कि एक ऐसा सस्पेंशन है, एक ऐसा सोल्यूशन है कि जिसको हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। वो एंटीबॉडीज आइंदा आने वाले इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। उसी स्पेसिफिक यस, जिस चीज़ की आप वैक्सीन लगा रहे हैं उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन को ही वो टारगेट करेगी। जैसे कि कोविड की वैक्सीन जब हम लोग लगाते हैं तो इट डजंट मीन कि वो कोविड की वैक्सीन हमें डेंगू के अगेंस्ट भी कारगर होगी। नो, वो कोविड की वैक्सीन है तो वो कोरोना वायरस को ही प्रिवेंट करेगी। अगर आप कोई और वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन लगा रहे हैं तो वो सिर्फ पोलियो के ही अगेंस्ट आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। अगर हम ये कहें कि नहीं एक वैक्सीन इज इनफ, अभी उस एक वैक्सीन के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे कि इसके ऊपर फ्यूचर के अंदर कहाँ हो रहा है कि कोई एक ऐसी वैक्सीन बनाई जाए कि जिसके अंदर तमाम बीमारियों के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की सलाहियत हो, ताकि हमें ये बार बार मीजल्स की वैक्सीन लगानी ना पड़े, हमें जो है वो पोलियो की वैक्सीन लगानी ना पड़े, टाइफाइड की वैक्सीन आएगी वो ना लगानी पड़े, रेबीज की वैक्सीन ना लगानी पड़े। तो जितनी भी वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स है, तो ये तमाम वैक्सीन जो हम इंडिविजुअली तौर पर लगा रहे होते हैं, हमें ये फ्यूचर के अंदर इंडिविजुअली ना लगानी पड़े। जस्ट वन वैक्सीन विल बी इनफ फॉर ऑल ऑफ द डिजीज। तो उस वाली वैक्सीन को हम वन शॉट वैक्सीन का नाम देते हैं। वो इससे अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो लिहाजा हमने वैक्सीन को पढ़ा और उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी और टाइप्स के अंदर हमने लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन को स्टडी किया, जिसके अंदर हम जो पैथोजन मॉडिफाइड फॉर्म में डाल रहे हैं उसकी मॉडिफिकेशन इस तरीके से हुई है कि जो पैथोजन है वो लाइव फॉर्म में है लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म में है। ठीक है, लाइव फॉर्म में यानी जिंदा है, लेकिन उसकी मॉडिफिकेशन इस तरीके से हुई है कि वो अब पैथोजेनिक नहीं है, वो नॉन पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक मींस डिजीज कॉजिंग एबिलिटी और नॉन पैथोजेनिक जो बीमारी नहीं फैला सकते। तो जिंदा फॉर्म में है लेकिन बीमारी नहीं फैला सकते। तो ऐसी वैक्सीन को हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं। दूसरी हमने पढ़ी थी किल्ड वैक्सीन। तो हम रिवीजन कर रहे हैं। किल्ड वैक्सीन में हमने पढ़ा था कि मॉडिफाइड फॉर्म इस तरीके से है कि इसके अंदर ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाता है, लेकिन उसकी जो इम्यूनोजेनिसिटी है उसके ऊपर फर्क नहीं आता। अब पैथोजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी दोनों अलग चीजें हैं। पैथोजेनिसिटी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी एंड इम्यूनोजेनिसिटी एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, यानी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की सलाहियत जो है प्रोड्यूस करने की, उसको हम इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं। और बीमारी बनाने की सलाहियत पैथोजेनिसिटी। अब वैक्सीन की कभी भी पैथोजेनिसिटी नहीं हो सकती, वैक्सीन की हमेशा इम्यूनोजेनिसिटी होती है। पैथोजेनिसिटी हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होगी, या वायरस है या बैक्टीरिया है उसकी पैथोजेनिसिटी होगी, क्योंकि बीमारी बनाने की सलाहियत माइक्रोब्स की होती है, वैक्सीन की नहीं है। वैक्सीन तो बीमारी से बचा हुआ है, वैक्सीन तो बीमारी से बचा हुआ है ना, वैक्सीन बीमारी तो नहीं फैला रहा। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है। तो यानी कि एक आइडियल वैक्सीन वो हुई कि जिसके अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की सलाहियत है। तो इम्यूनोजेनिसिटी होगी हमारे पास वैक्सीन में और पैथोजेनिसिटी होगी हमारे पास माइक्रोब्स में। तो वैक्सीन के अंदर हम माइक्रोब्स को ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि वो बीमारी न फैला सकें। वरना क्या है, कोविड की वैक्सीन लगा रहे अगर वही हमें बीमारी फैला रही है तो वैक्सीन लगाने का फायदा। कोविड भी तो वही काम कर रहा है जो वैक्सीन कर रही है। तो नो, वैक्सीन तो हमें बचा रही है। तो वैक्सीन में जो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है वो है तो कोविड-19 कोरोना वायरस है, लेकिन उसकी वाइल्ड टाइप नहीं है, उसको मॉडिफाई किया गया है। उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है कि वो पैथोजेनिक अब नहीं रहा, बीमारी नहीं बनाएगा, लेकिन उस वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी होगी, वो बॉडी में एंटर होगी तो उसके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे। नहीं, इसका जीनोम नहीं निकाल देते। जीनोम जरूरी नहीं है कि जीनोम निकाल दिया जाएगा तब भी वो नॉन पैथोजेनिक होगी। हो सकता है, जिसमें मैंने आपको ये बात की है कि जिसमें एक वायरस है
तो वायरस के अंदर कैप्सिड भी हो सकता है, उसका विरुलेंट फैक्टर, और उसका जीनोम भी हो सकता है। तो और उसके अलावा उसका टेल और वो सारी चीज़ें, बैक्टीरिया के अंदर जिस तरह कैप्सूल है वो, तो अब ज़रूरी नहीं है कि हम कैप्सूल को, अगर एक बैक्टीरिया उसका कैप्सूल जो है वो पैथोजेनिक उसका विरुलेंट फैक्टर है, तो हम उस कैप्सूल को रिमूव करेंगे तो वो मर जाएगा। नो, कैप्सूल के बगैर भी बैक्टीरिया जिंदा रह सकता है। हो सकता है किसी चीज़ की रिमूव किया जाए जो उस डिजीज का पॉजिटिव एजेंट है, जो उसका वायरल, उसका विरुलेंट फैक्टर है, उसको आप रिमूव करें या उसके अंदर मॉडिफिकेशन की जाए। इस तरीके से अब बात हुई है कि एक बंदा अपाहिज है, उसके बाजू है लेकिन काम नहीं कर रहे, तो अब ये तो नहीं कह सकते कि बाजू रिमूव कर दिए, बाजू तो है लेकिन फंक्शनिंग में नहीं है, तो जीनोम को चेंज किया जा सकता है। जीनोम रिमूव कर देंगे फिर तो वो जिंदा रहेगी नहीं ना, फिर तो वो किल्ड हो जाएगा। फिर जब वो किल्ड हो जाएगा तो वो इस तरीके से किल्ड होगा कि मतलब फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की सलाहियत भी नहीं रहेगी, फिर तो मतलब सिरे से खत्म हो गया। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन करके उसको मारा जा रहा है। अब इससे मारने की मुराद ये कि उसको इस तरीके से मारा जा रहा है कि उसके अंदर बिल्कुल जो है उसका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी है। फिर हमने हेटेरोलॉगस वैक्सीन पढ़ा था। हेटेरोलॉगस वैक्सीन के बारे में हमने स्टडी किया था कि जिस तरीके से ह्यूमंस के अंदर कुछ एंटीजन्स होते हैं और वही एंटीजन्स हमें किसी और स्पीशी के अंदर देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से हमारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं उसके अंदर RH एंटीजन है, जिसको हमने पढ़ा था कि RH एंटीजन से बनता है रीसस मंकी की एक स्पीशी है, नस्ल है, बंदरों की नस्ल है रीसस, उससे RH बना सिंबल निकाला गया और ये एंटीजन उन बंदरों के अंदर भी देखने को मिला और यही एंटीजन ह्यूमंस के अंदर भी देखने को मिला। तो गोया ये कि बंदरों के अंदर जो एंटीजन है वो ये इंसानों के अंदर भी है, लेकिन जीनोम का डिफरेंस है। यही एक मेन पॉइंट था जिसके ऊपर जो एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थे उन्होंने एक बेस पॉइंट बनाया। उन्होंने कहा था कि आज से तकरीबन 200-300 साल पहले जो साइंसदान थे, डार्विन्स लोग जो थे, एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थे, वो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि ये दुनिया में इंसान कैसे है। तो कुछ साइंटिस्ट है जिनका ये नज़रिया था, वो कहते थे कि ये दो सियारे आपस में टकराए थे तो ये दुनिया वजूद में आ गई थी। अब बीइंग अ मुस्लिम हमें तो पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नाज़िल किया था, वो यहाँ पर आए थे और उनसे फिर हज़रत हव्वा को हुआ और उसके बाद एक इंसानियत पे चला। लेकिन साइंटिस्ट के बिलीव्स आए थे डिफरेंट। डार्विन थ्योरी में वो कहता था कि इंसान सारे पहले बंदर होते थे, बंदरों से मॉडिफिकेशन होती गई और बंदरों से इंसान बन गए। उनकी दुमें थी, इंसानों की पहले दुमें होती थी, वो दुमें ख़त्म हो गई। डायनासोर के जैसे कहते हैं, डायनासोर से ये जो डिफरेंट जो हमारे पास आई हुई है लिजर्ड्स की जो स्पीशीज हैं, ये कहते हैं ये सारी वहाँ से डिराइव हुई है। ठीक है, सांपों के बारे में कहा जाता है कि पहले वो उड़ने वाले सांप होते थे, परों वाले सांप हुआ करते थे, वो मॉडिफिकेशन होती गई होते होते आज इस फॉर्म में आ गई। तो हम तो इस चीज़ को नहीं मानते, हमारी तो ये बिलीफ नहीं है। ठीक है, फिर बात कोई आ गई कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था। इस क्वेश्चन के ऊपर दुनिया आज फंस गई है कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था। ये एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट लोगों की बातें, सवाल उस दौर से चलता आ रहा है। तो आप लोगों में से किसी के पास कोई है नॉलेज मुर्गी पहले आई थी या अंडा? कुरान में जो लिखते हैं, यस, शायद मैंने ही जिक्र किया था। कुरान पाक में जब अल्लाह ने फरमा दिया कि हमने हर चीज़ जोड़े की फॉर्म में पैदा की है, तो डेफिनेटली जब जोड़े की फॉर्म में पैदा की है तो मुर्गी पहले आई थी, अंडा तो नहीं आया था पहले। लेकिन हम तो इस बहस पर, तो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह के कुरान ने सब चीज़ें बताई हैं कि पूरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमें कुरान ने बताई है। लेकिन जो मेडिकल साइंस के अंदर प्रोग्रेस हुई, एट द एंड आकर इत्तफाक उन्होंने भी साइंस के ऊपर कर लिया, क्योंकि ये कुरान, ये जो साइंस है, ये बेसिकली दिस साइंस इज राइट फ्रॉम कुरान। तो कुरान एक मॉडिफाइड साइंस है। ठीक है, तो जिक्र कर रहे थे हेटेरोलॉगस वैक्सीन का, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर एक एंटीजन मौजूद है, अगर वही सेम एंटीजन किसी और स्पीशी के अंदर मौजूद है, तो आप बजाय इसके कि वैक्सीन बनाने के लिए एक्चुअल एंटीजन को यूज करें, ठीक है, आप उस दूसरी स्पीशी के एंटीजन को वहां से निकाल कर उसकी जगह पे यूज करें, तो आपको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप उसको वैक्सीन की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस का कोई एंटीजन है, अगर हमको कोरोना वायरस को मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, अगर यही एंटीजन हमें किसी और नस्ल में कोविड के अगेंस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो हम उसको यूज कर रहे हैं अगर, तो हमें कोरोना वायरस की मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, हम डायरेक्टली वैक्सीन के अंदर इसको यूज कर सकेंगे। तो हेटेरो मींस डिफरेंट, होमोलोगस और हेटेरोलोगस
सीमेंट भी सब यूनिट में आ गया, रेत भी सब यूनिट में आ गया, बजरी भी सब यूनिट में आ गया, तो ये सब चीजें मिलकर एक यूनिट बना रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से बैक्टीरिया के अंदर भी जैसे एक हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है बैक्टीरिया का, ठीक है, उस बैक्टीरिया का हमने पढ़ा कि सेल वॉल है, ये सेल वॉल है इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनेल्स पड़े हैं, ये फ्लैजिला है, इसके गिर्द एक और कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया भी होते हैं, कैप्सूल भी है, ये साइटोप्लाज्म है, गोल्जी बॉडीज है, सब चीजें हैं। तो अब हमने पढ़ा कि ये सब यूनिट है ना, अब अगर ये कहीं ये पूरा क्या है, ये पूरा एक यूनिट है, इसके सब यूनिट्स में फ्लैजिला भी इसका सब यूनिट है, इसमें अगर छोटे छोटे पिलाए हैं जो अटैचमेंट के लिए यूज होते हैं वो भी सब यूनिट है, कैप्सूल भी सब यूनिट है, सेल वॉल भी सब यूनिट है, सेल मेम्ब्रेन भी सब यूनिट है, तो ये तमाम उसके पार्ट सब यूनिट है। तो बजाय इसके कि हम इस पूरे यूनिट को लेते हुए इसकी मॉडिफिकेशन करके हम एक वैक्सीन डेवलप करें, तो एक इस तरीके से वैक्सीन क्यों ना बनाई जाए कि पहले तो ये देखा जाए कि इस पूरे यूनिट के अंदर कौन सा ऐसा सब यूनिट है जो बीमारी फैला रहा है, जिसकी पैथोजेनिसिटी सबसे ज्यादा है। जैसे लेट से अब एक पूरा ह्यूमन बीइंग खड़ा है आपके सामने, ये पूरा एक यूनिट है, मैं पूरा यूनिट हूँ, मेरे हाथ सब यूनिट है, आंखें सब यूनिट है, टांगे सब यूनिट है, लेकिन मैं खाना कैसे खा रहा हूँ, हाथों से, पाँव से तो नहीं खा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मालूम किया जाए कि ये बंदा खाना किस सब यूनिट से खा रहा है, हाथों से खा रहा है तो हाथों को अटैक करो, बजाय से कि पूरे को हमने क्या करना है, हाथों को अटैक करो। देख कहाँ से रहा है, आंखों से, तो आंखें सब यूनिट है, यहाँ पर अटैक। तो यहाँ पर भी बैक्टीरिया को भी देखा जा रहा है कि ये जो डिजीज कॉजिंग इम्यूनिटी है बैक्टीरिया की, इसमें कौन सा ऐसा सब यूनिट है जो रिस्पॉन्सिबल है डिजीज कॉज करने में, उस सब यूनिट को कोई फ्लैजिला भी हो सकता है किसी बैक्टीरिया के केस में, किसी बैक्टीरिया के केस में कैप्सूल हो सकता है, किसी बैक्टीरिया के केस में सेल वॉल हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, कोई ऑर्गेनल हो सकता है उसका। तो उस किसी पर्टिकुलर एक सब यूनिट को आप यूज करते हुए वैक्सीन बनाएं, उसकी मॉडिफिकेशन करते हुए बनाएं, उसको आप बोलेंगे सब यूनिट वैक्सीन, या फिर उसका दूसरा नाम है सेकंड जनरेशन वैक्सीन। उसके बाद हमने मार्कर वैक्सीन को स्टडी किया था। मार्कर वैक्सीन के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये कंजक्शन में यूज हो रही थी, यानी कि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली लेके चलाई जा रही होती हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि एक्चुअल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है और कैरियर कौन सा है जो कैरी कर रहा है। ठीक है, कैरियर एक बंदे से जब दूसरे बंदे में बीमारी पहुंच रही है तो दूसरा बंदा कैरियर है और पहला जिससे उसको बीमारी डायरेक्टली लग रही है वो एक्चुअल में डिजीज कॉजिंग उसका जो है वो रिजर्वायर है। तो कैरियर उसको देखने के लिए टेस्ट साथ एक लगाया जाता है, जिससे ये पता चल रहा होता है कि ये कैरियर है, ये क्या है। ठीक है, उसके बाद आज हमने जो स्टडी करना था टॉपिक वो था डीएनए वैक्सीन। तो डीएनए का सबको पता क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए